कि शुगर कोइन से राब्ता कायम होने के बाद तुम्हारे ओल्ड डार्लिंग को जो ही हकीकत का इल्म होगा वो भी किसी खारिज़दा चूहे की तरह अपने गुलबर्ग के ठिकाने से निकल भागेगा। कार चूंकि अब अपनी ही थी, लिहाजा मैंने ऑपरेटर्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया। माल रोड से किनाल बैंक रोड पर मुड़ने के बाद जब हम गुलबर्ग रोड के मकाम इत्तिसाल पर पहुंचे तो अचानक ही ऑपरेटर्स पर वही मर्दाना आवाज सुनाई देने लगी। उस बार भी वो शुगर कोइन से राब्ता कायम करने के लिए बेचैन था। मेरे इमा पर सुल्तान शाह ने कार बाएं तरफ गुलबर्ग रोड पर घुमाकर तेज रफ्तार कर दी। फिर हम खयाबान इकबाल पर मुड़ गए, जहां आगे चलकर गुलबर्ग मेन मार्केट के बारोने के इलाके में किसी से सही रहनुमाई हासिल की जा सकती थी। उसने जगह बाद दीगरे 3 बार शुगर कोइन के लिए पैगाम नशर किया, लेकिन दूसरी जानिब सन्नाटा सा रहा। आकर उसके हाथ से सबर का दामन जाता रहा और वो किसी से भी बात करने पर तुल गया। इट इज ओल्ड डार्लिंग ऑन द लाइन। जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो जवाब दे, ये बहुत अहम है, ओवर। इस बार वो कोड वर्ड्स के बजाय अंग्रेजी में बोला था और ये नुक्ता मेरे लिए ख्याल अंगेज था। उसका मतलब था कि तंजीम शुगर क्वीन और ओल्ड डार्लिंग के अलावा दूसरे लोग कोड वर्ड्स के निजाम से नाबलद थे। एसओ फराम लाइट्स कॉटेज रिसीविंग सर, ओवर। दूसरी समझ से तफैल की मोदबाना आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। शुगर क्वीन कहाँ लापता है और वो दूसरी लड़की भी न जाने कहाँ जा मरी है, वो कहाँ मिल सकेगी, ओवर। उससे आपकी तमाम गुफ्तगू मैंने सुनी थी सर, मेरे लिए वो नई आवाज थी। हो सकता है कि मादाम ने उसे हाल ही में रखा हो, उसके ठिकाने से इल्म, ओवर। तुफैल की आवाज पर यतीमी सी तारी होगी। वो जानती है कि शुगर क्वीन कहाँ है, लेकिन बताने पर आमादा नहीं थी। तुम फौरन मेरे पास चले आओ, ओवर। पता बता दे, मैं भी पहुंचता हूँ सर, ओवर, तुफैल ने कहा। तुफैल ने यह सवाल करके मेरा दिल बाग बाग कर दिया। ओल्ड डार्लिंग ने अपना पता बताकर गुफ्तगू खत्म कर दी। खुदा बड़ा मेहरबान है। ऑपरेटर्स के खामोश होने पर सुल्तान शाह दरवेशाना अंदाज में बुड़बड़ाया, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे हासिल किए हुए पति की तस्दीक होगी। मैंने उसे छेड़ा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उस वक्त मेरे जहन पर से एक बड़ा बोझ हट गया, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने दोनों के लिए काम पैदा कर दिया। तुम गोरे की निगरानी करना, मैं तुफैल को उस तक पहुंचने से पहले उठा लूंगा। बड़ी हसरत है मुझे उसके दीदार की। मेरे नजदीक उस वक्त तुफैल का आगाज सबसे अहम है, लेकिन मसला यह है कि तुम उसे कहाँ रखोगे। मैंने तशवीशज़दा लहजे में सवाल किया। वो आसानी से मानने वालों में नहीं है। तुम्हारी कमजोरी भागते ही फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुम मेरे उन दोस्तों को भूल रहे हो जिन्होंने मुझे असलहा और चोरी की एक कार पिछले चक्कर में फराम की थी। एक तो क्या 10 तफैल भी उनकी तहवील से नहीं भाग सकेंगे। जगह का मसला तुम्हारे लिए हो सकता था, इसलिए मैंने ये काम अपने सर लिया है। मेन मार्केट से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हमारा मतलूबा मकान उसी इलाके में कदरे अंदर वाक़ था। बताए हुए रास्तों को इख्तियार करते हुए जरा ही देर में हम दरख्तों के साए में घिरे जदीद तर्ज के उस मकान के सामने पहुंच गए, जहाँ प्लास्टिक की एक रोशन दीवार गिर प्लेट पर जॉर्ज सालोमन के नाम के नीचे मतलूबा नंबर लिखा हुआ था। गनीमत यह था कि वो इलाका आमदोरफ्त के एतबार से सुनसान नजर आ रहा था। मकान भी वसी अहातों में एक दूसरे से इतने फासले पर तामीर किए गए थे कि हर मकान अपनी जगह सरापा खलवत था। उस गली का एक चक्कर काटने के बाद हमने मुतफिका तौर पर यह तयन कर लिया कि तुफैल जॉर्ज सालोमन के मकान तक पहुंचने के लिए वही रास्ता इख्तियार करेगा जो हमने अपनाया था। खयाबान इकबाल से हमारे अंदाजे की गलती की बस यही एक सूरत हो सकती थी कि तुफैल गलियों में भटकता हुआ उधर आ निकले। उसी गले में कार से उतर गया और सुल्तान शाह सुरमई करोला उसी समत में ले गया जिधर से तुफैल के आने का इम्कान था। मान मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ और मैंने कार के पीछे तकरीबन दौड़ लगा दी। सुल्तान शाह ने गाड़ी नुक्कड़ से घूमने के बाद रोक ली। मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो कुछ परेशान सा हो गया। गाड़ी तुम लिए जा रहे हो, अगर वो निकल ही खड़ा हुआ तो मैं उसका पीछा कैसे कर सकूंगा? मैंने करीब पहुंचकर सवाल किया। मुझे ख्याल आया था, लेकिन मजबूरी के तहत खामोश रहा। मैं भी तो उसे कंधों पर लाद कर नहीं ले जा सकता। वो शर्मिंदा नजर आने लगा। वो भी पैदल तो नहीं आएगा। उसे गाड़ी से उतरने की मोहलत ही न देना। वही कार तुम्हारे काम आएगी, ये मेरे पास रह जाएगी। बाजुकात सामने की बात भी समझ में नहीं आती। ड्राइविंग सीट से उतरते हुए खफत अमेज हंसी के साथ सुल्तान शाह बोला, तो बस तुम जाओ, कहीं वो निकल न जाए। वो पहली थी और ये दूसरी सामने की बात है। मैं बिला वजह हंस पड़ा। अब क्या हो गया? उसने हैरानगी के आलम में सवाल किया। तुफैल से निपटने के बाद ही मेरा काम शुरू होगा। उसकी और तुफैल की गुफ्तगू हमने खुद सुनी है। वो गाड़ी ही में रहकर तुफैल का इंतजार करेगा, उससे पहले कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि तुफैल के साथ भी ट्रांसमीटर होगा। उसे सही साले में हासिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आता कि इस कदर कुंजेन होने के बावजूद मैं अब तक कैसे बचा हूँ। वो जलाए हुए अंदाज में सर झटक कर बुड़बड़ाया। इस तरह तो हम दोनों ही हम असर और हम पाया है। फर्क है मुझ में और तुम में। तुम अपनी गलतियों की इस्लाह भी खुद ही कर लेते हो। मुझे जब तक बताया न जाए या तजुर्बा न हो जाए, गलती का एहसास ही नहीं होता। तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हारे पीछे दौड़ लगाने के बजाय किसी कोने खुदरे में घुसकर बाकायदा निगरानी का आगाज कर चुका होता, जो तुफैल के आने से पहले बिल्कुल बेसूद होती। अगर तुफैल को तुम उठा ले गए तो वो इंतजार
से उकताकर दोबारा ट्रांसमीटर ले बैठेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी नौबत ही ना आने दूं। मेरा अंदाजा है कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मेरा भी यही ख्याल है, उसने तायद की। लेकिन तुफैल को यह अंदाजा जरूर है कि ओल्ड डार्लिंग उससे बदतर है। क्यों ना मैं तुफैल बनकर उससे जा टकराऊं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पुरख्याल लहजे में कहा। वो उछल पड़ा। बड़ा अनोखा ख्याल है, एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। मैंने उसकी खुशी पर पानी फेरना मुनासिब न समझा। अगर मैं तुफैल बनकर ओल्ड डार्लिंग से मिल लेता तो मेरा वो मंसूबा अधूरा रह जाता जो उसको चारा बनाकर मजीद मालूमात हासिल करने के बारे में था। लेकिन इस सिलसिले में मेरे जहन में एक काबिल अमल तजवीज़ पहले से मौजूद थी, लिहाजा मैं खामोश रहा। सुल्तान शाह ने किसी बुरी घड़ी के लिए अपना पिस्तौल भी मेरे हवाले कर दिया। उसके दानिश में उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, और फिर तुफैल से भी कुछ असलहा बरामद होने के कभी इम्कानात थे। हम दोनों वही खड़े बातें कर रहे थे कि सामने से गाड़ी की रोशनियां नमूदार हुई और सुल्तान शाह नीचे बैठकर टायर का जायजा लेने लगा। मैं सिगरेट सुलगाए किसी फराउन सिफ्त जरदार की तरह लाताल्लुकाना अंदाज में खड़ा रहा। मेरी पुश्त रोशनी की जानिब थी। गलियां सुनसान पड़ी हुई थी, लिहाजा मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला और आने वाली कार मेरे करीब थम गई। उसके हेडलैम्प की रोशनी आगे गुजर चुकी थी और मैं एक मर्तबा फिर तारीकी में था। सुल्तान शाह भी चौंक कर यूं सीधा हुआ जैसे अब तक उस कार के वजूद से वो लाइल्म रहा हो। आने वाली कार में सिर्फ एक शख्स ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। उसने बड़े नर्म लहजे में जॉर्ज सालोमन के मकान का पता धुराकर उसका मुहल्ले वकूद दरियाफ्त किया, और मेरे जवाब देने से पहले ही सुल्तान शाह ने फुर्ती से अकबी निशिस्त पर सवार होकर पीछे से उसका गला दबोच लिया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट था और गियर भी लगा हुआ था। उस नागाहानी ग्रिड से बचने की जिद्दोजहद में सुल्तान शाह के शिकार का पांव एक्सीलेटर पर से हटा होगा कि गाड़ी तेजी से आगे उछली। इंजन बंद हुआ और कार रुक गई। मैं अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर आगे लपका और सुल्तान शाह की खौफनाक गिरफ्त में और राहटों के साथ मचलते हुए शख्स की दाहिनी कनपट्टी पर पिस्तौल के आईनी दस्ते से जरब लगाई। फौरन ही उसके असाब ढीले पड़ गए। हम दोनों ने हैरतनाक सुरात के साथ उसे बराबर वाली निशिस्त के पायदान पर लुटका दिया। उसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा मुंह के बल निशिस्त पर ही पड़ा रहा। सुल्तान शाह ने ड्राइविंग सीट संभाली और इंजन स्टार्ट करके आनंद फानन में वहां से रफू चक्कर हो गया और मैं आसूदा अंदाज में सुरमई करोला की तरफ हो लिया। मेरी कार जॉर्ज सालोमन के मकान के फाटक की तरफ घुमाई तो हेडलैम्प की तेज रोशनी के बायस फाटक के पीछे कुछ तहरीक नजर आई और पहले ही हारन पर जहरी खिड़की के बजाय मेन फाटक थोड़ा सा खोल दिया गया। उसमें से गुजर कर तंदुरुस्त चौकीदार मेरी तरफ आया था। तुफैल मेरी कार की खिड़की में से सर निकाल कर कहा और उसने वापस लौटकर फुर्ती के साथ फाटक खोल दिया। मेरी कार आगे बढ़ाई तो उसने अपना दाहिना हाथ ताजीम के अंदाज में पेशानी तक ले जाते हुए मुझे कार आगे इमारत तक बढ़ा ले जाने के लिए कहा और मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कार की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी पोर्च की तरफ घुमाते हुए मैंने दूर ही से उस तनोमंद और दराज कामत सफेद फार्म को देख लिया था जो बेचैनी के साथ रोशन बरामदे में टहल रहा था। गाड़ी रुकते ही वो बरामदे की सीढ़ियां तय करके तीर की तरह मेरी तरफ आया था। कहाँ रह गए थे? उसने करीब आते ही नाखुशगवार तहकमाना लहजे में दरियाफ्त किया। उसकी अंग्रेजी साफ सुथरी थी लेकिन लब लहजा अंग्रेजों जैसा नहीं था। उसने जिस अतमाद के साथ मुझसे वो सवाल किया उसकी बिना पर मैंने दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लिया। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तुफैल का सूरत आशना नहीं था और आवाज पर शुबा करना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि मेरी और तुफैल की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं था। वैसे भी ऑपरेटर्स पर रेडियाई शोर के बायस असल आवाज खासी हद तक मसक हो जाती है। मैंने फौरन ही हुक्म की तामील की थी। सर, मेरी कार से उतरते हुए मोदबाना अंदाज में कहा। उससे मुसाफे के लिए मैं पेशकदमी करने के बजाय उसकी पेश रफ्त का मुंतजिर रहा, लेकिन वो हाथों को जुम्बश दिए बगैर मुंह बनाए खड़ा रहा। मकान की तलाश में जरूर चंद मिनट साया हुए हैं, चले आओ, उसने तेजी से मुड़ते हुए कहा और सीढ़ियां अबूर करके बरामदे से गुजरता हुआ एक दरवाजे में दाखिल हो गया। मैंने भी उसकी तकलीद खटाई। वो वसीद ड्राइंग रूम था जहां नशिस्तों की तरतीब कुछ इस तरह थी कि एक दूसरे की मसरूफियात में मुखल हुए बगैर बैक वक्त कई ग्रुप से बैठ सकते थे। वो कालीन पर लंबे लंबे डग भरता हुआ ड्राइंग रूम के दूर उफ्तादा गोशे की तरफ बढ़ता चला गया जहां सेंटर टेबल पर ऑपरेटर समेत कुछ कागजात वगैरह पड़े हुए थे। मैं सख्त उलझन से दो चार। उसने वहां अपनी निशिस्त संभालते ही मतलब की बात छेड़ दी। मुझसे जो कुछ मुमकिन होगा कर गुजरू का, मैंने फदवियाना अंदाज में कहा। मुझे जाने बूझे बगैर ये शायद हमारी पहली मुलाकात है, उसने चुपते हुए लहजे में कहा। हुआ करे, मैंने अपने अंदाज गुफ्तगू में मुबहम से तब्दीली लाते हुए कहा। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरा तुमसे ऑपरेटर्स पर राब्ता हुआ है। मैं पहले भी तुम्हारी आवाज सुनता रहा हूं और अब ऑपरेटर्स भी यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ। अपने आदमी की शिनाख्त के लिए ये सब काफी से ज्यादा है। शुगुरपीन बता रही थी कि एक ऑपरेटर्स तुम लोगों के हाथ से निकलकर किसी गैर के कब्जे में चला गया है। उसने पूछा। हाँ, लेकिन हम उसे और उसकी आवाज को अच्छी तरह पहचानते हैं। शायद तुम इसीलिए हमेशा कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते रहे हो।
मैंने बेचैनी महसूस करते हुए कहा। मुझे फिक्र लाहक होने लगी थी को अपनी किसी अहम परेशानी और उलझन को भूलकर फजूल बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहा था। यहाँ के लोग मेरे अंदाजे से ज्यादा चालाक और फुर्तीले साबित हुए। आज लाहौर में मेरा एक आदमी पकड़ा गया है। उसकी गाड़ी में 3 किलो के करीब ब्राउन शुगर छुपी हुई है। फिर वो रस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए बोला, अब से 40 मिनट पहले तक वो लोग गाड़ी से माल बरामद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अपनी इतला पर इस कदर अंधा यकीन है कि उसे छोड़ने के बजाय पुरतशद्दुद बाज पुरुष पर उतर आए हैं। अगर वो उसी कदर पुर यकीन है तो माल जरूर बरामद करने के। मैंने तशवीश ज़दा लहजा में कहा, ब्राउन शुगर कहाँ छुपाई गई है? वो तहकीर अमेज अंदाज में हंसा। उन्हें दांतों पसीने आ जाएंगे। वो यूरोप से बजरिया कार यहाँ आया था और उसकी पेट्रोल की टंकी में एक ऐसी महफूज तय है जहाँ उसने माल छुपाया है। उन्हें इसीलिए नाकामी हो रही है कि यह काम डेविड ने किसी को एतमाद में लिए बगैर अपने हाथों से अंजाम दिया था। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ 3rd डिग्री के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो वो कब तक जुबान बंद रख सकेगा? और उसकी रिहाई तुम्हारे लिए बहुत अहम है। असल में मेरे मुल्क का एक अहम अफसर है। माल बरामद न होने की वजह से अभी तक कस्टम इंटेलिजेंस वालों ने उसकी गिरफ्तारी की खबर रोकी हुई है। अगर उस खबर की तशहीर हो गई तो वो और उसका घराना बर्बाद हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं ये काम सर अंजाम दे सकूंगा। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, लेकिन उसके लिए शुगर क्वीन की इजाजत जरूरी है। फिर वही बात आ गई। वो जलाए हुए लहजे में बोला, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त एक एक लम्हा कीमती है। तुम मामले की नजाकत को नहीं समझ रहे हो। डेविड किसी जमाने में यहाँ अपने मुल्क के सफारत खाने में भी आम ओहदे पर फायज रहा है, लेकिन इस वक्त नाम तब्दील करके आम शहरी की हैसियत से यहाँ आया है। उसका जुर्म साबित होती मकामी हुक्काम सफारत खाने से राब्ता कायम करेंगे और डेविड की असल शख्सियत बेनकाब हो जाएगी। उसके लिए बदतरीन और रुस्वाकुन स्कैंडल होगा। शुगर क्वीन अगर लापता है तो वो लड़की कहाँ है जिसने तुमसे गुफ्तगू की थी? मैंने तशवीश का ढोंग रचाते हुए कहा, वो भी कहीं जा मरी है। समझ में नहीं आता कैसी बदनज़मी में यहाँ का निज़ाम कैसे चल रहा है। वो उसीले लहजे में बोला, हो सकता है कि वो ऑपरेटर्स आन रखना भूल गई हो या सो ही गई हो। मैंने नर्म लहजे में कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अगर तुम शुगर क्वीन के ठिकाने से वाकिफ हो तो वहां जा सकते हो। शुगर क्वीन नहीं तो दूसरी लड़की जरूर मिल जाएगी। शायद तुम्हें हमारी मजबूरियों का इल्म नहीं। असूलन देखा जाए तो मैंने तुमसे रुजू करके भी गलती का इर्तिकाब किया है। तंजीम का अगर कोई बड़ा चाहे तो इस पर मेरी गिरफ्त हो सकती है। मैंने मुतात अंदाज में कहा, बड़े बड़े। वो उसीले अंदाज में मेज पर मुक्का मारकर उड़ा, तंजीम में मैं भी इतना बेहैसियत नहीं हूँ। बोलते बोलते अचानक ही उसने संभाला लिया और पुरस्कून होते हुए बोला, अगर वो लड़की मिल भी गई तो मुझे उससे शुगर क्वीन का मौजूदा ठिकाना मालूम करके उसे रुजू करना होगा। फिर वो तुमसे या तुम्हारे किसी बड़े से राब्ता कायम करेगी। ये बड़ा लंबा चक्कर है और मैं शहर से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। वक्त बचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शायद इस वक्त तुम्हें अंदाजा नहीं रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने अपनी खुशी को छुपाते हुए सपाट लहजे में कहा, जो कुछ कर रहा हूँ उसकी जवाबदेही मेरी जिम्मेदारी है। उसने एक झटके के साथ अपनी जगह छोड़ दी। मैं भी मुंह लटकाए मजबूरी के अंदाज में उठ गया। जरा 1 मिनट ठहरो, मैं भी आता हूँ। वो ये कहते हुए तेजी के साथ ड्राइंग रूम से किसी अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया। ओल्ड डार्लिंग की गोद से पहचाने जाने वाले उस शख्स का नाम न जाने जॉर्ज सालुमन ही था या कुछ और, लेकिन मुझे उससे इस कदर आमियाना रवैये की उम्मीद नहीं थी। उसे मिलने का फैसला करके मैंने अपनी दानिश में एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था, लेकिन उससे मिलने के बाद यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे अपने काम से ज्यादा मेरे मफाद की फिक्र रही हो। शायद उसमें उसका ज्यादा कसूर भी नहीं था। वो खुद कुछ ऐसे पेचीदा हालात का शिकार हुआ था कि उसे बुखला कर एक ऐसे आदमी का ताउन हासिल करने पर मजबूर होना पड़ा था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। इस तरह एक तरफ तफैल हमारे हाथ आ गया था और दूसरी तरफ में तफैल की जगह ओल्ड डार्लिंग के सीने से मालूमात उगलवाया जा रहा था। उसने मुझे घर का भेदी समझते हुए डेविड की जात से वाबस्ता हर राज से आगाह कर दिया था और अब मुझे शुगर क्वीन का ठिकाना दिखाने पर तुला हुआ था। मैं किसी भी हालत में उस इकदाम के जरिए इतनी बड़ी कामयाबी का तसव्वुर नहीं कर सकता था, लेकिन उस ज़िमन में अभी तक मुझे एक ही फिक्र लाहक रही थी कि कई ऑपरेटर्स पर शुगर क्वीन की आवाज़ न उभरने लगे। ऐसा होता तो मेरा सारा खेल बिगड़ सकता था, लेकिन वो बहुत ही शरीफ आदमी मालूम होता था। उसे वहां मुझे अकेला छोड़कर उस मसले से निपटने का मौका भी फराहम कर दिया था। मैंने मेज पर से ऑपरेटर्स उठाकर आवाज कमोबेश करने वाले नाब घुमाकर ऑपरेटर्स को ऑफ कर दिया। फिर उसे मजीद मुड़ना तो अंदर से हल्की सी आवाज आई जैसे कोई पुर्जा टूटा हो। मैंने फौरन ही ऑपरेटर्स उसकी जगह वापस रख दिया। अब उसकी नाब नाकारा हो चुकी थी, जिसकी मुरम्मत किए बगैर ट्रांसमीटर को ऑन करना नामुमकिन था। चंद सालियों के बाद वो वापस आ गया। उसने कुछ देखे भाले बगैर बेपरवाही के साथ ऑपरेटर्स को जेब में डाला और हम दोनों बाहर निकल आए। उस मुहिम के लिए उसने मेरे साथ चलने को तरजीह दी थी। अगर बुरा ना मानो तो ड्राइविंग तुम ही कर लो। मैंने चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए तरद्दुद ले जमे कहा, मेरी शानी की हड्डी में कुछ तकलीफ है जो स्टीयरिंग काटने में हार्ज होती है। उसने मुझे घूरते हुए मेरे हाथ से चाबी ले ली और तुरंत ड्राइविंग सीट की तरफ चला गया।
शायद मेरी फरमाइश से उसका एहसास बरतरी मजरूर हुआ था। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद एक सड़क पर उसने कार की रफ्तार धीमी की तो मैं होशियार होकर बैठ गया। क्या उसका मकान आ गया? मैंने पुरस्कूल लहजा में सवाल किया। हाँ, वो तो आईनी तरफ दूसरा 24 फाटक उसी के बंगले का है, उसने रवादारी में कहा और मैंने फुर्ती के साथ जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मेरा ख्याल है कि अब सीधे ही निकल चलो, मैंने सर लहजे में कहा। मेरे लहजे पर उसने चौंक कर सर घुमाया तो निगाह मेरे हाथ में दबे हुए मोहलक हथियार पर पड़ी और उसकी आंखें गुस्से से फैल गई। चेहरा चुकंदर की तरह सुर्ख हो गया था। तो तुम्हारी ये वजाल, उसने गुस्से की शिद्दत से अगलाते हुए कहा। मजबूरी है, मैंने बेपरवाही के साथ कहा। मुझे शुबा है कि तुम असली ओल्ड डार्लिंग नहीं हो। लाइट्स कॉटेज में तुमने अपनी शनाख्त साबित कर दी तो मैं तुम्हारे पांव थाम कर माफी मांग लूंगा। मैं शुगर क्वीन, उसने कहना चाहा लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। नो सर, शुगर क्वीन बहुत बड़ी हस्ती है, हो सकता है कि तुम भी उसके हम रुतबा हो, लेकिन मैं सिर्फ उसी को बड़ा मानता हूँ जिसको मैं जवाब देखूं। तुम्हें उसके सामने पेश करने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। आखिरी फैसला वही सादर करेगी। जो डर्टी ब्लैक, उसने तहकीर अमेज अंदाज में दांत पीसते हुए कहा और कार की दम तोड़ती हुई रफ्तार में इजाफा कर दिया। देखना कि तुम अपने इस रवैये पर पछताओगे। अब उसका इम्कान कम ही है क्योंकि मेरे ऊपर वाला भी बकौल तुम्हारे गंदा कालिया है। वो दांत पर दांत जमाए ड्राइविंग करता रहा और मैं वक्फे वक्फे से उसे रास्ते के बारे में हदायत देता रहा। उस वक्त मेरा ज़हन बहुत तेजी के साथ काम कर रहा था और मैं सोच रहा था कि अपने उस गैर मुतवक्किल शिकार के साथ क्या सलूक करूं और उसे कहां ले जाऊं। फिर अचानक डैशबोर्ड के खाने में पड़े हुए मेरे ऑपरेटर से आवाज बुलंद हुई। शुगर क्वीन कॉलिंग ओल्ड डार्लिंग, ओवर। वो आवाज सुनते ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। अपने ऑपरेटर्स को मैं फरामोश ही कर बैठा था। अगर मेरे पास तोल निकालने से पहले वो पैगाम आ जाता तो मैं बदतरीन उलझन से दो चार हो जाता। ओल्ड डार्लिंग को उससे बात करने की इजाजत देता तो कोड वर्ड्स में तबादला ख्याल करके फौरी तौर पर मेरे बारे में न सही तो किसी तीसरी लड़की के बारे में शुबहात का शिकार हो जाता। दूसरी तरफ शुगर क्वीन को इल्म हो जाता कि उसकी लाइलमी में किसी और ने ट्रांसमीटर के जरिए ओल्ड डार्लिंग को फरेब देने की कोशिश की है और इस बारे में लामुहाला मेरी ही जात शुबहात का निशाना बनती क्योंकि तंजीम से बाहर सिर्फ एक ऑपरेटर मेरे कब्जे में था। अगर उस मरहले में मैं ओल्ड डार्लिंग को गुफ्तगू से रोकने की कोशिश करता तो मेरी तरफ से भड़क कर मुझे काबू करने की फिक्र में लग जाता। ऑपरेटर्स पर वो आवाज सुनते ही उसका हाथ अपनी जेब की तरफ गया था लेकिन मैंने सख्ती के साथ उसे रोक दिया। नहीं, इस सफेद कुतिया को भौंकने दो और सिर्फ वही करते रहो जो मैं कह रहा हूँ। मैंने फसूल की नाल उसकी पसलियों से लगाते हुए कहा और वो मुझे कहर बार नजरों से घूर कर रह गया। इसके लिए 3 बार पैगाम नशर हुआ, फिर खामोशी छा गई। फिर जो ही कार एक वीरान सड़क पर निकली मैंने कार रोकने का उसे हुक्म दिया। उसने जुबान से कुछ कहे बगैर तहकीर अमेज निगाहों से मेरी तरफ देखा और गियर न्यूट्रल करके आहिस्तगी के साथ ब्रेक पैडल पर पांव रख दिया। कार थमने से लहजा भर कबल जब उसकी पूरी तवज्जो सड़क पर मरकूज थी मैंने पूरी कुव्वत से उसकी कनपटी पर पिस्तौल का दस्ता रसीद किया और वो गजबनाक उर्राहट के साथ स्टीयरिंग पर झुकता चला गया। उसे ड्राइविंग सीट से हटाकर मैंने वो निशिस्त संभाल ली और कार आगे बढ़ा दी। मैंने उसे पूरी तरह जेर कर लिया था और अब वो मेरे रहमो करम पर था। मेरे पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहां चंद घंटों या दिनों के लिए उसे कैद कर सकूं। सुल्तान शाह के दोस्तों का एक सहारा था लेकिन वो खुद तफैल के साथ मसरूफ था और मेरे लिए उसे तलाश करना बेनतीजा ही साबित होता। दूसरी तरफ मैंने ओल्ड डार्लिंग के बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं की थी। उसने तफैल के धोखे में मुझे बहुत से राजों से आगाह कर दिया था लेकिन एक बार अंदाजा होने के बाद के दुश्मनों की कैद में है तो वो अपना खेल खेल जाता लेकिन दीदा दानिस्ता एक लफ्ज भी उगल कर न देता। मजीद ये कि वो तंजीम के मकामी कड़ियों से बिल्कुल ही लाताल्लुक नजर आ रहा था। पर्दा कम अज कम तुफैल जैसे अहम मोरे से जरूर रोशनास होता। उन पहलुओं पर खासा गौर करने के बाद मैं उसी नतीजे पर पहुंचा कि उसे बिला वजह गले में लटकाए फिरना वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं था। वो तंजीम के बैनुल अक़वामी रवाबत का कोई अहम मोहरा था और मैं फौरी तौर पर मकामी मसाइल में उलझा हुआ था। ज्यादा बेहतर यही था कि उसका पत्ता साफ कर दिया जाता। मैंने कार केनाल बैंक रोड के रास्ते पर डाल दी। रात ढल रही थी और वो कराची नहीं लाहौर था। मुसाफाती सड़कें बुरी हद तक वीरान हो चली थी। शहर में भी कुछ ज्यादा रौनक नजर नहीं आ रही थी। केनाल बैंक रोड पर मैंने एक जगह माकूल वीराना देखकर अंधेरे में कार रोक दी। मेरे पास किराए की कार थी और मैं उसे गंदा नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने ओल्ड डार्लिंग को कादर से पकड़कर नीचे घसीट लिया। फिर मैंने ऑपरेटर समेत उसकी जेबों से हर चीज निकालकर उसके बाएं पहलू में गोली उतार दी। गोली लगते ही उसका वजूद बुरी तरह उछला था लेकिन मैं उसका अंजाम देखने के लिए वहां ठहरने की हिम्मत न कर सका।